दोस्तों आज का वीडियो तुर्की के इस्तांबुल कैनाल या जिसे नहरे कैनाल कहते हैं उसके बारे में है, जो कि पिछले एक लंबे वक्त से पूरी दुनिया में चर्चाओं में है। बल्कि खुद तुर्की के अंदर रजब तैयब अर्दोगान और उनके विपक्षी के साथ लड़ाई का वजह भी बना हुआ है। ये प्रोजेक्ट रजब तैयब अर्दोगान के लिए कितना खास है, इस चीज़ का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रजब तैयब अर्दोगान अपनी भाषणों में इसे पागल करार दे चुके हैं। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट को अपने तुर्क कौम के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम करार देते हैं। मगर अब सवाल उठता है कि तुर्की के अंदर इस्तांबुल कैनाल नाम का प्रोजेक्ट क्या है, तुर्की इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या करने जा रहा है। अगर यह प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है तो इससे तुर्की को क्या फ़ायदा मिलेगा, ये प्रोजेक्ट तुर्की का किस्मत को किस तरह बदलेगा और पूरी दुनिया में उसको किस लेवल तक लेकर जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को जानने से पहले तुर्की के लोकेशन के बारे में जान लेते हैं। यह बात तो हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि तुर्की एक अच्छी जगह पर स्थित है। इसके एक तरफ ब्लैक सी है तो दूसरी तरफ मेडिटेरियन सी मौजूद है। ब्लैक सी एक ऐसी समुंदर है जो इसके चारों तरफ बल्गारिया, जुजारिया, यूक्रेन, सोमानिया और रूस जैसे देश से घिरा हुआ है। अब ये सारे देश ऐसे हैं जो कुदरती खजाना यानी तेल और गैस जैसी नियामतों से मालामाल है। ये देश न सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए तेल और गैस निकालते हैं बल्कि पूरी दुनिया में इसे बेचने के लिए भी भरपूर मात्रा में निकालते हैं। मगर परेशानी की बात तो यह है कि इन सभी देशों के पास पूरी दुनिया में व्यापार करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही समुद्री रास्ता है और वो समुद्री रास्ता भी तुर्की से होकर गुजरता है। मोटे तौर पर अगर बात कर ले तो ये सारा का सारा देश अगर दूसरे देशों से कुछ भी खरीदना चाहे या फिर बेचना चाहे तो तुर्की से गुजरना होगा। दरअसल दोस्तों इन सभी समुद्री जहाज़ों को बॉस्फोरस स्ट्रेट से गुजरना पड़ेगा। बॉस्फोरस स्ट्रेट से गुजरने के बाद सी ऑफ मरमरा नाम के समुद्र में घुसना पड़ेगा। उसके बाद दुनिया के बाकी देशों में जाने के लिए उन जहाज़ों को डार्डेनल नाम की पतली सी नदी से गुजरना पड़ेगा। ये तीनों रास्ता तुर्की के अंदर ही पड़ता है। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो ये ब्लैक सी वाले देश के लिए ये रास्ता उनके लिए ज़िंदगी और मौत का रास्ता है। अगर तुर्की इन रास्तों को बंद कर दे तो इन सभी देशों में भुखमरी और बेरोजगारी जैसी महामारी शुरू हो जाएगी। दोस्तों ये जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है वह तुर्की के मशहूर शहर इस्तांबुल में पड़ता है, जिसका एक हिस्सा यूरोप में पड़ता है तो दूसरी हिस्सा एशिया में पड़ता है। दोस्तों इस्तांबुल दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है जो 2 महाद्वीप में बसा हुआ है। दोस्तों ये जो बॉस्फोरस कैनाल यानी रास्ता है जिसकी लंबाई तकरीबन 30 किलोमीटर बताई जा रही है। दोस्तों बॉस्फोरस को दुनिया का सबसे अहम रास्ता माना जाता है। अगर तुर्की कभी इस रास्ते को बंद कर देता है तो ब्लैक सी के अंदर जो भी देश है उन सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर इतना नुकसान पड़ेगा जिसकी भरपाई वह कभी नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से 1936 में रसिया और बाकी के ताकतवर देश उस समय कमज़ोर देश यानी तुर्की को दबाव में डालकर एक समझौता किया था। इस समझौते में यह तय किया गया था कि ब्लैक सी वाले देश की जितनी भी तिजारती वाले जहाज़ हैं बिना किसी रोक टोक तुर्की के जितनी भी समुद्री इलाका है वहाँ से गुजरेगा। तुर्की ना तो इन जहाज़ों से फीस लेगा और ना ही किसी तरह की पाबंदी लगाएगा। ये तो बात थी उन जहाज़ों की जो कि बिजनेस यानी तिजारत करती है। जहाँ तक उन जहाज़ों की मामला है जो जंगी जहाज़ है तो इन जहाज़ों से मुताबिक एक फ़ैसला लिया गया था कि जो ब्लैक सी वाले देश रसिया, बल्गारिया, यूक्रेन, जॉर्जिया जैसे देश हैं उन सभी को जंगी जहाज़ों को पास करने के लिए तुर्की से परमिशन लेना पड़ेगा। मगर अब मामला उन देशों का है जो ब्लैक सी के अंदर नहीं आता, जैसे अमेरिका, यूके, जर्मनी,
फ्रांस जैसे देशों पर जंगी जहाज़ों को इस रास्ते से गुजारने के लिए कंडीशन लगाया गया। इस कंडीशन के मुताबिक अगर ये सारे ताकतवर देश अपनी जंगी जहाज़ को ब्लैक सी के अंदर लेकर जाएगा तो उसे तुर्की से परमिशन लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ वह अपनी जहाज़ों को 21 दिन से ज़्यादा दिन तक नहीं रोक पाएगा। इन 21 दिनों के अंदर ही उन सभी जहाज़ों को वापस लाना पड़ेगा। साथ ही साथ जहाज़ों की संख्या एक बार में 9 से अधिक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अब तक आपको यह अंदाज़ा लग चुका होगा कि ये समझौता इसलिए किया गया था ताकि बाहरी ताकतवर देश रूस के ऊपर हमला ना कर सके और रूस जैसे बड़े देश को कमज़ोर नहीं कर पाए। साथ ही साथ तुर्की को इस समझौते में यह पावर दिया गया था कि अगर जंग छिड़ जाए तो इन सभी रास्ते को तुर्की बंद कर सकता है, फिर चाहे वो किसी भी तरह का जहाज़ हो। तुर्की के ये ब्लैक सी वाला रास्ता कितना ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह रास्ता दुनिया का सबसे बिजी समुद्री वाला रास्ता बन चुका है। हर साल इस रास्ते से 50,000 से अधिक जहाज़ गुजरता है। अब जब यह रास्ता इतना बिजी रहता है तो इस इलाके में बड़े बड़े हादसे होते रहते हैं, जिसकी वजह से इस्तांबुल में रहने वाले लोगों को परेशानी से गुजरना पड़ता है। इन सभी परेशानी को देखते हुए रजब तैयब अर्दोगान एक आर्टिफिशियल समुद्री रास्ता बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसे इस्तांबुल कैनाल का नाम दिया गया है, जिसकी लंबाई 45 किलोमीटर, चौड़ाई 1000 मीटर जबकि गहराई 25 मीटर रखी गई है। तुर्की हुकूमत के अनुसार इस कैनाल को बनाने में करीब 15 लाख मिलियन डॉलर खर्च आएगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले इंजीनियरों ने 2 साल का समय लिया था, लेकिन जब 2021 में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया तो पता चला कि कैनाल को कंप्लीट होने में कम से कम 7 साल का वक्त लग सकता है। दोस्तों, रजब तैयब अर्दोगान तुर्की में बड़े बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए मशहूर माने जाते हैं। चाहे बात कर ले इस्तांबुल में नए बनने वाले अजीमुस्शान व बेहतरीन एयरपोर्ट की, या फिर बास्पोरस के नीचे से गुजरने वाले टनल की, लेकिन यह सभी प्रोजेक्ट इस्तांबुल कैनाल के सामने छोटे पड़ जाते हैं। प्रोजेक्ट के बारे में रजब तैयब अर्दोगान की सरकार अनगिनत फ़ायदा गिनाते हैं, जैसे कि इस कैनाल के तैयार होने के बाद बास्पोरस में जो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती थी वह सब कम हो जाएगा। इसके साथ साथ तेल और गैस जैसी खतरनाक चीज़ों से जो हादसा होता रहता था वह सब कम हो जाएगा और जहाज़ों की आवाजाही में समय कम लगेगा। जब यह कैनाल तैयार हो जाएगा तो इससे तुर्की की इकोनॉमी में ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस कैनाल से गुजरने वाले सारे जहाज़ों को तुर्की हुकूमत को टैक्स देना पड़ेगा। इस कैनाल की एक साल की आमदनी करीब $1 बिलियन के करीब होगा। गवर्नमेंट का कहना है जब इतने बड़े प्रोजेक्ट पर लंबे समय तक काम चलेगा तो इससे इस्तांबुल शहर में बहुत ज़्यादा रोजगार पैदा होगा। इस कैनाल के दोनों तरफ 5 लाख गवर्नमेंट अपार्टमेंट के साथ साथ हॉस्पिटल भी बनवाया जाएगा। इसके साथ साथ स्कूल, पार्क, प्लेग्राउंड भी बनवाया जाएगा, जिससे कि यह शहर ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे और इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सके। मगर दोस्तों, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक्सपर्ट की माने तो रजब तैयब अर्दोगान इस प्रोजेक्ट पर इतनी दिलचस्पी इन सभी फायदे के लिए नहीं दिखा रहे हैं। एक्सपर्ट की माने तो रजब तैयब अर्दोगान इस प्रोजेक्ट पर इतनी दिलचस्पी इन सभी फायदे के लिए नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि इनका तो मकसद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपनी ताकत को बढ़ावा देने के लिए दिखा रहे हैं। रजब तैयब अर्दोगान का मानना है ये जो बास्पोरस का इलाका है उस पर पूरा का पूरा तुर्की का ही हक है। अर्दोगान आगे बताते हैं जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो तुर्की उस वक्त काफ़ी कमज़ोर हो गया था और इसी का फ़ायदा उठाते हुए बाकी ताकतवर देश मिलकर तुर्की से ज़बरदस्ती यह समझौता किया। अर्दोगान के मुताबिक वह समझौता तुर्की के साथ नाइंसाफ़ी थी, क्योंकि वह सब इलाका इस समझौतों के तहत छीन लिया गया था जो सब तुर्की का था। उनका मानना है ये तुर्की का
मजबूरी का फ़ायदा उठाया था। दोस्तों, अब अगर इसे आसान भाषा में समझा जाए तो इस्तांबुल कैनाल के जरिए वह सब समझौता ख़त्म करना चाहता है जो कि बॉस्फोरस कैनाल के समझौते में किया गया था, और ये सब ऐसे होगा कि जो समझौता बॉस्फोरस में लगाया गया है वह इस्तांबुल कैनाल में लागू नहीं होगा। इस कैनाल पर तुर्की खुद अपना नियम लागू करेगा, जैसे कि जंगी जहाज जो भी देश ब्लैक सी में ले जाना चाहे, जितना ले जाना चाहे और जितना भी दिन रखना चाहे रख सकता है। दोस्तों, इस कैनाल के बनने से सबसे ज़्यादा नुकसान रूस को होगा, और रूस के साथ साथ बाकी ब्लैक सी के देश ऐसा नहीं चाहेंगे। जब इस बात से ब्लैक सी वाले देश तुर्की को रोकेंगे तो तुर्की उसे बोलेगा बॉस्फोरस कैनाल में जो समझौता किया गया था उसे ख़त्म करना होगा। इस तरह तुर्की 100 साल पुरानी समझौते को आसानी से ख़त्म कर पाएगा। तब तुर्की दोनों बॉस्फोरस कैनाल और इस्तांबुल कैनाल पर कब्जा कर लेगा। अर्दोगान के इस फैसले से तुर्की की तो तकदीर ही पलट जाएगी। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को ना सिर्फ लाइक करें बल्कि बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया।